करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कब ये बिल जनरेट करना पड़ता है। ये बिल, रास्ते में गुड्स ले जा रहे हो, किसके थ्रू? थ्रू कैरियर। कैरियर मतलब लॉरी, टेम्पो, ठीक है। इससे गुड्स ले जा रहे हो। वैल्यू ऑफ गुड्स इज मोर देन 50,000। वैल्यू ऑफ गुड्स मोर देन 50,000, तो ये बिल जनरेट करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि तुम जो गुड्स ले जा रहे हो क्या वो लीगल गुड्स है, लीगल गुड्स है तो तुम दिखा पाओगे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जीएसटी पोर्टल से मैंने जनरेट किया है ये बिल डॉक्यूमेंट। तो वो पर्सन जो जीएसटी का ऑफिशियल है वो वेरीफाई कर पाएगा कि क्या ये गुड्स जेन्युइन है, वैलिड है, इलीगल तो नहीं है। इसीलिए 50,000 से ज़्यादा का गुड्स अगर कैरी कर रहे हो तो यह बिल जनरेट करना पड़ेगा, ताकि जीएसटी ऑफिशियल चेक पोस्ट पर चेक कर सके क्या ये गुड्स लीगल है या नहीं। क्या ये गुड्स तुम चोरी करके ले जा रही हो, इसे वेरीफाई करने के लिए। मोर देन 50,000। এটা কি স্যার কি একটা লরিতে মানে একটা ভেহিকেলে যদি নিয়ে যায় কি 50,000 বেশি কি তখন কি Yes, ইয়ে yes, লাগবে না? yes, yes. If you carry in a vehicle more than goods of 50,000 in one vehicle, ये हो सकता है एक इनवॉइस में मिलाकर, हो सकता है एग्रीगेट ऑफ इनवॉइस में मिलाकर। सपोज you are carrying goods of 5 persons, you are carrying goods of 5 persons। স্যার দুটো ইনভয়েস যদি করে 40,000 কি 45,000 এরকম করে দুটো ভেহিকেলে তখন কি লাগবে না এটা? লাগবে, দাঁড়া আমি তোমাকে বলছি, এখানে দেখাচ্ছি, ড্র করে দেখাচ্ছি, ওয়েট। सपोज ये एक ट्रांसपोर्टर है, ये है ट्रांसपोर्टर का लॉरी, वैन ऑफ ट्रांसपोर्टर। विवास इधर है, मासूद खान, विवास, मासूद, और कोई है, आली, इधर है आली। तासीम अली। तुम लोग बोल रहे हो कि इस ट्रांसपोर्टर को बोल रहे हो कि मुझे कुछ गुड्स भेजना है दूसरे स्टेट में या फिर विद इन द स्टेट किसी जगह भेजना है, तुम तीनों बोल रहे हो।
विवास जो गुड्स भेजेगा उसका वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो है सपोज 20,000। मासूद जो भेजेगा गुड्स उसका वैल्यू है सपोज 30,000। अली का जो गुड्स है वो है 10,000। तो यहाँ पे देखो एग्रीगेट जो गुड्स भेजा जा रहा है, इट्स ट्रांसपोर्टर ने जो गुड्स कैरी कर रहा है उसका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ दिस गुड्स इज, वैल्यू ऑफ दिस 60,000. गुड्स इज 60,000 which is more than 50,000। 50,000. तो इस केस में ट्रांसपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, EI बिल जेनरेट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर को अगर 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 आली EI बिल जेनरेट करके खुद ही EI बिल जेनरेट करके ट्रांसपोर्टर को दे देता है, EI बिल जेनरेट करके ट्रांसपोर्टर को दे देता है, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर को EI बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। ये जो 10,000 है, इस 10,000 के लिए ट्रांसपोर्टर को EI बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आली ने वो जनरेट करके दे दिया। सिमिलरली विवश अगर इस 20,000 का जो गुड्स, ये 20,000 का जो गुड्स है, इस गुड्स के लिए अगर वो जनरेट करके दे देता है ट्रांसपोर्टर को EI बिल जनरेट करके, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर को भी EI बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जो गुड्स सेंड कर रहा है, मतलब जो सप्लायर है, उसे EI बिल जनरेट करना है अगर वो रजिस्टर्ड है। तो अगर विवास रजिस्टर्ड नहीं है, विवास का GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो किसे EI बिल जनरेट करना पड़ेगा, EI बिल जनरेट करना पड़ेगा पैसेंजर मासूद के. रेसिपेंट को काफी मासूम वाला ट्रांसपोर्ट। या फिर ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, আচ্ছা মানে যে নিয়ে যাবে জিনিসটা. हाँ देखो, एक है सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, सप्लायर है, और एक है रेसिपिएंट, और एक है ट्रांसपोर्टर। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, GST रजिस्ट्रेशन उसका है, रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो GST रजिस्ट्रेशन EI बिल किसको जनरेट करना पड़ेगा, सप्लायर को, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड है ना। सप्लायर शुड जनरेट EI बिल, तो सप्लायर को जनरेट करना पड़ेगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अगर उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में देखना पड़ेगा कि रेसिपेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। रेसिपेंट, तो उस केस में देखना पड़ेगा रेसिपेंट को देखना पड़ेगा, रेसिपिएंट। আচ্ছা যে রেসিপিয়েন্ট যদি রেজিস্টার না থাকে পুরো কাহিনী শুনো তারপরে বলবে। रेसिपिएंट, तो उस केस में GST के लिए जो EI बिल है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है रेसिपिएंट के ऊपर। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को
ये बिल जनरेट करना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में देखा जाएगा, या फिर उस केस में जीएसटी का जो ये बिल है वो जनरेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आता है ट्रांसपोर्टर के ऊपर। अंडरस्टूड? तो पहले देखना पड़ेगा जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है क्या वो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसे ही ये बिल जनरेट कर लेना चाहिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये बिल जनरेट करने की? रेसिपिएंट। Recipient. अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड है तो Supplier. रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्टर का। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को ही ये बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये फ्लो चार्ट अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে এইখানটায়। আমি যদি আরেকটা বলছিলেন এইখানে তিনজনের নাম ধরে, সেইখানটার একজন যদি করে, আমার ধরো 20,000 সেইখানে দেখাচ্ছিলেন যে আমি তাহলে ইবে বিলটা জেনারেট করবো, তো শুধু তো আমি আমারটা করছি, বাকি দুজন কি ওদেরও কি করতে হবে তখন? अच्छा, আপনি বললেন তিনজনের মধ্যে। इन आवर अबव एग्जाम्पल मैंने बताया था कि सपोज विभास ने किया था, एक मिनट, विभास ने सपोज विभास ने यह बिल जनरेट करके ट्रांसपोर्टर के दे दिया। विभास ने यह बिल जनरेट करके ट्रांसपोर्टर को दे दिया, लेकिन आली मासूद ने यह बिल जनरेट नहीं किया। तो उस केस में जो रेसिपेंट है देखना पड़ेगा कि रेसिपेंट ने वो यह बिल जनरेट किया है कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो ट्रांसपोर्टर को वो ये बिल जनरेट करना पड़ेगा। किसके लिए? आली के लिए। आली का जो गुड्स है, आली का गुड्स कितना है? गुड्स है ऑफ रुपीज 10,000, 10,000। मासूद का जो गुड्स है वो है 30,000, टोटल 40,000 के लिए ट्रांसपोर्टर को यह बिल जनरेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. नॉर्मली हमने क्या देखा है कि अगर गुड्स का जो वैल्यू है वो गुड्स 50,000 से ज्यादा है तो ही ये बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। लेकिन गुड्स का वैल्यू 50,000 से कम है फिर भी ये बिल जनरेट करना पड़ेगा। इन व्हिच केस? कौन सा केस? अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, कौन सा गुड्स? जो गुड्स प्रिंसिपल ने किसको भेजा है? जॉब वर्कर को। अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कोई भी गुड्स भेजते हैं और वो गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो उस केस में भले ही गुड्स का जो वैल्यू है वो 50,000 से कम है तो भी यह बिल जनरेट करना पड़ेगा। एंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में भी जो गुड्स भेजा जा रहा है वो गुड्स का वैल्यू 50,000 से कम है, फिर भी यह बिल जनरेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो। हैंडीक्राफ्ट गुड्स मीन्स handmade goods, not machine made goods, handmade goods। जैसे कि मैट, क्ले, पॉट, বুঝতে পারলে? ম্যাট, মাদুর দেখেছো? মাদুর, यस सर। সেটা হ্যান্ডমেড তো। हाँ सर। দিস ইজ কল্ড হ্যান্ডিক্রাফট গুডস। মাটির কলসি দেখেছো? यस सर। আর্থেন পট,
तो in that case, in case of handicraft goods, even if the value of goods is less than 50,000, you need to generate EI bill. এখানে স্যার বলা আছে यहाँ पे able क्या to लिखा है? calculate ये limit। बिल कैन बी जनरेटेड और कैंसिल्ड थ्रू एसएमएस। एसएमएस के थ्रू तुम ये बिल बना सकते हो, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप के थ्रू, वही लिखा है और कुछ नहीं। और व्हेन EI बिल इज जनरेटेड, यूनिक EI बिल नंबर इज जनरेटेड। एक तो नंबर जनरेट होगा, हर डॉक्यूमेंट का एक नंबर होते हैं, वही बोला जा रहा है कि एक नंबर जनरेट होगा। वही नंबर किसको दिया जाएगा? वो सप्लायर को दिया जाएगा अगर ट्रांसपोर्टर जनरेट करते हैं, रेसिपेंट को दिया जाएगा अगर सप्लायर जनरेट करते हैं, ट्रांसपोर्टर के दिया जाएगा अगर कोई भी सप्लायर और रेसिपेंट इन दोनों में से कोई भी जनरेट करते हैं। शेयर करना पड़ेगा ना, जो बिल नंबर है उसे शेयर करना पड़ेगा। अगर सप्लायर जनरेट किया है तो ट्रांसपोर्टर को शेयर करना पड़ेगा EI बिल नंबर, रेसिपेंट को शेयर करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टर ने जनरेट किया है वो नंबर सप्लायर को शेयर करना पड़ेगा और रेसिपेंट को शेयर करना पड़ेगा। अगर रेसिपेंट ने जनरेट किया है तो सप्लायर को शेयर करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर को। अंडरस्टूड? वही लिखता है यार, कुछ नहीं है। अच्छा, सपोज तुम जो गुड्स भेज रहे हो वो गुड्स का वैल्यू है 50,000 से कम, लेकिन तुम चाह रहे हो कि तुम वॉलेंटरीली EI बिल जनरेट करना चाह रहे हो, तुम वॉलेंटरीली EI बिल जनरेट करना चाह रहे हो, क्या तुम कर सकते हो? कैन यू डू सो? कैन यू डू सो? करने की जरूरत नहीं है, 50,000 से कम है, जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम करना चाह रहे हो, क्या किया जा सकता है? बोलो। आंसर इज यस। आंसर इज यस। अगर 50,000 एक्सीड कर जाता है वो तो मैंडेटरी है, करना ही है, लेकिन तुम वॉलेंटरीली कर सकते हो। गुड्स का वैल्यू 50,000 से कम है, फिर भी तुम वॉलेंटरीली ये बिल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टर में चूज टू जनरेट and carry EI bill even if the value of goods is less than 50,000। जो गुड्स कैरी किया जा रहा है वो गुड्स का वैल्यू 50,000 से कम है, फिर भी सप्लायर या फिर ट्रांसपोर्टर EI बिल जनरेट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। चूज टू जनरेट, में चूज टू जनरेट। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो किसे जनरेट करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर ट्रांसपोर्टर ना होले ट्रांसपोर्टर या फिर रेसिपेंट। Where unregistered person is involved, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जहाँ पे कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ओनर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओनर ऑफ जनरेशन, ओनर्स, सॉरी यहाँ पे जनरेशन वर्ड यूज किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं। तो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में EI बिल जनरेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? जो रजिस्टर्ड है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। Responsibility, onus means responsibility of generation। कुछ गुड्स के लिए EI बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है।
कुछ गुड्स के लिए ये बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। व्हिच आर दोज गुड्स? व्हाट आर दोज गुड्स? व्हाट आर दोज गुड्स? जैसे कि पेट्रोलियम के लिए, केरोसिन के लिए, पोस्टल बैगेज के लिए, पेरेल्स, प्रेसियस स्टोन्स, ज्वेलरी के लिए, करेंसी के लिए, लस्सी के लिए, लस्सी कार्ड, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सॉल्ट, बुक्स, मैप, इन सारी चीजों के लिए ये बिल जनरेट सर करने की पेरेल्स जरूरत माने नहीं है। কি বললে? पेरेल्स माने কি পিরেলস, PLARS মুক্তা হ্যাঁ মুক্তা। পেরেল আরে তোমার যে স্টোনস বিভিন্ন ধরনের আছে না, পিরেলস, তোমাকে ছবিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, চলো। পিরেলস, PEARLS, PEARLS। দেখতে পেয়েছো পিরেলস? পিরেলস, এগুলো হচ্ছে পিরেলস। হ্যাঁ স্যার আরে এগুলো মুক্ত, পিরিয়ডস মানে তো মুক্ত। এগুলোই এগুলোই। इन सारी चीजों के लिए ये बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बुझते पारले? और नेक्स्ट है कि अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सारी चीजों के लिए भी एम्प्टी कार्गो कंटेनर, इसके लिए भी ये बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी गुड्स जो कि नॉन मोटोराइज्ड कॉन्वेंस में लेकर जा रहे हो, नॉन मोटोराइज्ड कॉन्वेंस मीन्स हॉर्स कार्ट में ले जा रहे हो, हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट, मैनुअल कार्ट, ठेला गाड़ी, हॉर्स कार्ट, घोड़ा इटाना गाड़ी। अगर कोई भी गुड्स नॉन मोटोराइज्ड कन्वेंस में ले जा रहे हो, जैसे कि हॉर्स कार्ट, मैनुअल कार्ट, तो उस केस में भी भले ही जो गुड्स कैरी कर रहे हो उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, यह बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम किस में ले जा रहे हो? नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस में। एम्प्टी कार्गो कंटेनर एक ही, व्हाट इज दिस? ये क्या है बोलते पारबे? एम्प्टी कार्गो कंटेनर, एम्प्टी कार्गो कंटेनर, ये क्या है? एम्प्टी मैंने तो खाली है कंटेनर में तो बड़ा से एम्प्टी कार्गो कंटेनर, कार्गो कंटेनर, इसके लिए भी ये बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। चलो तुम्हें पिक्चर में दिखाते हैं। कार्गो, CARGO, कंटेनर, कंटेनर, कार्गो कंटेनर, ये देखो कार्गो कंटेनर है। अगर इसे कैरी करते हो एक जगह से दूसरे जगह पर, उसके लिए ये बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये एम्प्टी कार्गो कंटेनर। স্যার এইগুলো কি খালি কন্টেনার গুলো কি জেনারেট করা হয়? না না, আরে নেই তো, সেই জন্য তো তোমার নাতে এসেছে। ये बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई भी कंपनी है जो कि कार्गो कंटेनर बनाती है, अगर वो गुड्स मतलब वो कार्गो कंटेनर सेल करती है, तो उस केस में
ये बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्प्टेड है ना, एग्जाम्प्टेड। ये जो एम्प्टी कार्गो कंटेनर है ये तो कोई ना कोई कंपनी बनाती होगी, तो वो जो कंपनी बना रही है वो जब बेचेगी तो ये बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। আরেকবার বলুন স্যার। আর একবার বলুন। এই যে কন্টেনার গুলো দেখতে পাচ্ছ না, এটা কোনো না কোনো কোম্পানি তো বানাবে, তারপরে তো সেল করবে। হ্যাঁ স্যার। তো সেল করলে যে কোম্পানি বানাচ্ছে সে তো সেল করছে, তাহলে ইয়ে বিল জেনারেট করে পাঠাবে কি? পাঠানোর দরকার নেই তো। বুঝতে পারলে? কারণ এক্সামশনে রয়েছে গুডস এক্সাম্পটেড ফ্রম ইআই বিল, गुड्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ईआई बिल। इन सारे गुड्स के लिए ईआई बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुड्स नहीं है, यहाँ पे अगर नॉन मोटराइज कन्वेंस में ले जा रहे हो कोई भी गुड्स, नॉन मोटराइज कन्वेंस में ले जा रहे हो कोई भी गुड्स, तो उस केस में ईआई बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? यस और नॉट बोलो। यस सर अंडरस्टूड। पेमेंट ऑफ टैक्स, हर मंथ के लिए जीएसटी या रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज में जाकर मैं दिखाता हूँ। जीएसटी रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई के लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए कौन सा रिटर्न है? जीएसटीआर, जीएसटीआर 1 हर मंथ फाइल करना पड़ेगा। कितना आउटवर्ड सप्लाई तुमने की है, वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है। और जीएसटीआर 3B भी है, जीएसटीआर 3B ये भी फाइल करना पड़ता है। ये है समराइज्ड रिटर्न, समराइज्ड consolidated आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई इसमें दिखाना पड़ता है जीएसटीआर 1 में डिटेल्ड 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 आउटवर्ड सप्लाई। इसमें दिखाते हो डिटेल्ड आउटवर्ड सप्लाई, तुमने जो सर्विस प्रोवाइड की है या फिर गुड सेल किए है उसका डिटेल्ड दिखाना पड़ता है जीएसटीआर 1 में। लेकिन जीएसटीआर 3B में समराइज्ड दिखाना पड़ता है, समराइज्ड इस मंथ में कितना टोटल सेल हुआ है, सप्लाई हुआ है, वही दिखाना पड़ेगा जीएसटीआर 3B में। समराइज्ड कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड मतलब एग्रीगेट करके बोलना पड़ेगा कि मेरा टोटल सेल है इतना। और पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, एट द रिटर्न। कौन सा रिटर्न फाइल करते वक्त पेमेंट करना पड़ेगा? कौन सा रिटर्न फाइल करते वक्त पेमेंट करना पड़ेगा? जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त। जब तुम जीएसटीआर 1 फाइल करते हो तब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तब जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो उस केस में तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा जो टैक्स हुआ है। सपोज मई मंथ है, मई मंथ में जो जो सप्लाई तुमने किया है, जो सर्विस तुमने प्रोवाइड की है, सारी सर्विस और ऑल गुड्स
वो गुड्स सर्विस सभी को कहा जाता है आउटवर्ड सप्लाई। तो मई मंथ का जो सप्लाई है आउटवर्ड सप्लाई, उसके लिए जीएसटीआर 3B, सॉरी जीएसटीआर 1 फर्स्ट, जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है कब तक? विद इन, कब तक फाइल करना पड़ता है? विद इन, बोलो, 10th जून, 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज। लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा, विद इन 20th जून। इसमें दिखाते हो डिटेल आउटवर्ड सप्लाई हर इनवॉइस के लिए किसको सेल किया, हर इनवॉइस का डिटेल किस में रहता है? हर इनवॉइस का डिटेल किस में रहता है? जीएसटीआर 1 में। और वो फाइल करना पड़ता है नेक्स्ट महीना खत्म होने के बाद, मंथ एंड होने के बाद, विद इन 10 डेज सबमिट करना पड़ता है। मई मंथ के लिए जीएसटीआर 1 सबमिट करोगे विद इन 10th जून। लेकिन जीएसटीआर 3B जिसमें दिखाते हो कि मेरा टोटल सेल कितना है और मेरा आईटीसी कितना है। आईटीसी मतलब जो परचेज तुमने की है, परचेज के लिए जो तुमने टैक्स पे किया है, उसका आईटीसी किधर दिखाते हो? जीएसटीआर 3B में आईटीसी दिखाते हो, जीएसटीआर 3B में। तो आईटीसी और कंसोलिडेटेड सेल, तो जीएसटीआर 3B में क्या क्या रहते हैं? आईटीसी भी रहते हैं, कंसोलिडेटेड सेल, कंसोलिडेट करके, हर इनवॉइस के लिए नहीं है, टोटल बोलना पड़ेगा कि मेरा इतना सेल हुआ है। कंसोलिडेटेड सेल, डेटेड सेल, आईटीसी दिखाते हो, कंसोलिडेटेड सेल दिखाते हो, किस में? जीएसटीआर 3B में। और ये सबमिट करना पड़ता है विद इन 20 days of the following month. আইডিসি টা ফুল ফর্ম ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, अरे इनपुट टैक्स से चैप्टर আমরা পড়ে চলে এসেছি। इनपुट टैक्स मतलब जो तुमने टैक्स पे किए हैं परचेज के वक्त, उसका एडजस्टमेंट मिलता है। वही एडजस्टमेंट को ही कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे और दिखाना पड़ता है कितना तुमने पेमेंट किया है, पेमेंट मेड। तो जीएसटीआर 1 है सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के लिए, इसमें तुम डिटेल दिखाते हो कि मेरा इतना सेल हुआ है, मैंने राम को सेल किया है, राम का जीएसटी नंबर है इतना, सैम को सेल किया है, सैम का जीएसटी नंबर है इतना, उसका इनवॉइस नंबर है इतना, इसमें डिटेल दिखाते हो जीएसटीआर 1 में। लेकिन 3B में जस्ट यू से दैट माय टोटल सेल इज 20 lakh, 30 lakh दिस मंथ मीन्स मई मंथ। और उसके साथ दिखाते हो कि मैंने इस मंथ में मतलब मई मंथ में मैंने इतना गुड्स परचेज किया है, उसके लिए मेरा इतना आईटीसी बनता है। और पेमेंट भी करते हो आईटीसी एडजस्टमेंट करने के बाद। सपोज तुम्हारा जो टैक्स हो रहा है आउटवर्ड सप्लाई के लिए, जो टैक्स हो रहा है वो है 5000, लेकिन तुम्हारा आईटीसी है, सपोज ये आईजीएसटी है, आईजीएसटी 5000 हो रहा है आउटवर्ड सप्लाई के लिए, लेकिन तुम्हारा जो इनपुट है ये आउटपुट है, आउटपुट आईजीएसटी है, लेकिन तुम्हारा जो इनपुट आईजीएसटी है या फिर इनपुट सीजीएसटी है वो है, सपोज इनपुट आईजीएसटी है, तो उस केस में सपोज इनपुट आईजीएसटी है 3000, तो कितना पे करोगे? 2000 पे करोगे। कौन से रिटर्न फाइल करते वक्त? जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 3B? बोलो, कौन से रिटर्न फाइल करते वक्त ये पेमेंट करोगे?
GSTR 3V फाइल करते वक्त, GSTR 3V फाइल करते वक्त तुम पेमेंट करोगे जितना पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो ऑलरेडी इनपुट टैक्स है उसका तो एडजस्टमेंट मिल जाएगा ना। वो एडजस्ट करने के बाद বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? Did you understood? আচ্ছা স্যার, জিএসটি আর রিটার্ন গুলো তাহলে এটা স্যার বলছি যে Did তো you understand or not? বলো বিভাস। স্যার, হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে আমি এ মাসে যদি বিজনেসটা করি, আপনি বলেন মাসের মানে লাস্টের দিকে দেখাতে, যে না মানে Within ফাইলটা 10 days, রিটার্ন করা। within 10 days of the next month, within 10 days, लेकिन GSTR 3V within 20 days of the next month. আর স্যার জিএসটিআর 1, জিএসটিআর 2, তারপরে তো জিএসটিআর 3 তো 1টা তো মনে হচ্ছে পারচেজ, সেলটা মনে হচ্ছে 2, তাই তো? ITA, अच्छा GSTR 2A बोल के एक है, GSTR 2A, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सप्लायर ने GSTR 1 में दिखाया कि मैंने सेल किया है इस पार्टी को, उसका इनवॉइस नंबर इतना, तो ये दिखाते हैं सप्लायर, जैसे ही दिखाते हैं GSTR 1 में सेल्स मतलब आउटवर्ड सप्लाई, वो दिखने लगते हैं किसको? रिसिपेंट को। कौन से फॉर्म में? GSTR 2A में दिखने लगते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सप्लायर ने GSTR 1 सबमिट किया, GSTR 1 सबमिट करते ही GSTR 2 में दिखने लगते हैं किसको? रिसिपेंट को, कि वो किससे परचेज किए हैं, ऑटोमेटिक दिखने लगते हैं। বুঝতে পারলে কি পারলে না বিভাস ঘোষ? আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলাম, এটা তাহলে কিছু করার দরকার নেই, ये মানে इसमें ডিটেলসটা कुछ, এটাই স্যার। इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसमें सिर्फ दिखेगा कि क्या क्या तुमने परचेज किया है किससे, तो तभी दिखेगा कि अगर GSTR 1 में अगर वो सबमिट किया जाता है, तो अगर सप्लायर सबमिट करते हैं कि मैंने तो विवास को इतना का गुड सेल किया है इतने रुपए में, वो उसका इनवॉइस नंबर है यही, अगर वो सप्लायर ने इस GSTR में डाला है तो ही तुम्हें दिखेगा GSTR 2A में वो इनवॉइस, वो वैल्यू जो कि इनवॉइस में लिखा है। अंडरस्टूड? बोलो। यस सर। স্যার কেউ কিছু বলছো? अच्छा, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट कब तक कर देना चाहिए? 20th of the next month, 20th of the next month या ड्यू डेट, ड्यू डेट मीन्स लास्ट डेट, ड्यू डेट मीन्स लास्ट डेट। तो यहाँ पे तो GST रिटर्न फाइलिंग, GSTR 3V फाइलिंग करने के लिए लास्ट डेट क्या है? करने का लास्ट डेट क्या है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, ऑफ द फॉलोइंग मंथ है, तो वही रहेगा पेमेंट करने का ड्यू डेट। GSTR 3V फाइल करने का जो ड्यू डेट है वही रहेगा GST पेमेंट करने का ड्यू डेट। मतलब जैसे ही तुम GSTR 3V फाइल करने जाते हो तो तुम्हें टैक्स भी पे करना पड़ता है, अदरवाइज ये फाइल नहीं हो पाता। GSTR 3V फाइल करने के लिए पहले तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही GSTR 3V सबमिट हो सकता है, otherwise you will not be able to submit GSTR 3V। तो उसके हिसाब से पेमेंट का ड्यू डेट, लास्ट डेट क्या है? 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। अच्छा, ये जो टैक्स है, ये टैक्स
पेमेंट किया जा सकता है, जो टैक्स बन रहा है यहाँ पे इन आवर एग्जांपल कितना बन रहा था, सपोज तुम्हें पेमेंट करना है 2000 और 3000 तो आईटीसी से एडजस्ट किया जाएगा इनपुट टैक्स से, और 2000 जो तुम्हें पे करना है वो तुम पे कर सकते हो किस किस मोड में। यू कैन पे थ्रू नेट बैंकिंग, यू कैन पे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यू कैन पे थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी, यू कैन पे थ्रू चालान। चालान 10,000 तक पर चालान। चालान मतलब बैंक में जाकर चालान फिल करके, मतलब ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं, चालान फिल करके उसके थ्रू पे कर सकते हो बैंक में जाकर, लेकिन वो पार चालान 10,000 तक ही अलाउड है। पार चालान जो अमाउंट पे करते हो वो किधर जमा होता है, वो जमा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जो अमाउंट तुमने नेट बैंकिंग से पे किया, डेबिट कार्ड से पे किया, एनईएफटी आरटीजीएस से पे किया, वो जमा होता है किसमें, जीएसटी पोर्टल के अंदर लेजर होते हैं। हाउ मेनी लेजर्स आर देयर? देयर आर 3 लेजर्स। देयर आर 3 लेजर्स: इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो जो अमाउंट तुमने जमा किया है टैक्स के लिए वो किधर दिखेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, क्योंकि तुमने कैश जमा किए हैं, मतलब पैसा जमा किए हैं, इसलिए कैश लेजर में दिखेगा। क्रेडिट लेजर में क्या दिखता है? इस लेजर में दिखता है कि तुम्हारा कितना आईटीसी है, कितना आईटीसी है वो दिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और लायबिलिटी लेजर में दिखते हैं कि तुम्हारा इस मंथ का लायबिलिटी कितना है, वो दिखते हैं। तो जीएसटी पोर्टल के अंदर ये तीनों लेजर है। क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखते हैं, कितना इनपुट टैक्स है अभी भी। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा तुम जमा करवाते हो, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक में जाकर, वो पैसा दिखता है। और लायबिलिटी लेजर रजिस्टर में, लायबिलिटी लेजर में दिखता है कि इस मंथ का या फिर उस मंथ का, मई मंथ का, कोई भी मंथ, किसी भी मंथ का टैक्स लायबिलिटी कितना है। तो जो टैक्स तुमने पे किया इंटरनेट बैंकिंग से, वो कहाँ जमा होगा? वो दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। उसके बाद तुम पे करोगे, जैसे तुम पेटीएम में करते हो कि तुमने बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसा डाला, उसके बाद पेटीएम वॉलेट से तुमने कुछ खरीदा है, रिचार्ज करवाए हैं, ऐसे वैसे ही जीएसटी पोर्टल में है। जीएसटी पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, तुम बैंक से पैसा भेजते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, कैश लेजर से तुम पे करते हो जीएसटी। कब? जब तुम फाइल कर रहे होते हैं जीएसटी या 3B। अंडरस्टूड और नॉट? बोलो इतना तक। बस सर। अच्छा, ये जीएसटी और पेटीएम 06 क्या है? जीएसटी पीएमटी 06 क्या है? ये है फॉर्म जो कि पैसा जमा करवाने के लिए तुम्हें फिल करना पड़ेगा। अगर तुम इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो अ, ये ये जो फॉर्म है ये ऑटो फिल हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बैंक में जाकर पेमेंट करते हो तो तुम्हें पीडीएफ प्रिंट कॉपी निकाल कर फिल करके बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग से करते हो तो ये तो ऑटो फिल हो जाएगा क्योंकि वेबसाइट में दिया हुआ है।
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करते हो तो वो भी ऑटो फिल हो जाएगा। मतलब वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा तो ही होगा। एनईएफटी आरटीजीएस को होते भी उसमें भी ऑटो फिल हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बैंक में जाकर पेमेंट करते हो जीएसटी तो पीडीएफ प्रिंट निकाल कर फिल करके सबमिट करना पड़ेगा जीएसटी पीएमटी 06 जीएसटी पीएमटी 06। तो अच्छा देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मेट है। जीएसटी पीएमटी 06 जीएसटी पीएमटी 06 09 হয়ে গেছে। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट क्या लिखा है, सिपिन। सिपिन मतलब चालान नंबर, ये डॉक्यूमेंट का नंबर रहेगा, चालान एक्सपायरी डेट। তো এটা কি ম্যানুয়ালি ফিল আপ করতে হবে? हाँ Form मैनुअली फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा अगर तुम बैंक में जाकर टैक्स पे करना चाह रहे हो। ठीक है। আচ্ছা। कितना टैक्स बन रहा है सीजीएसटी के अंदर लिखोगे, सीजीएसटी के अंडर टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना, पेनल्टी कितना। आईजीएसटी के अंदर, आईजीएसटी के अंडर है टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना, ऐसे करके। और स्टेट टैक्स में स्टेट टैक्स कितना, सीजीएसटी कितना, ऐसे करके यूटीजीएसटी लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, जीएसटीएन है ना, जीएसटीएन। अगर तुम ऑनलाइन फिल करते हो तो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब ऑटोमेटिकली फिल हो जाना। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब ऑटोमेटिकली फिल हो जाना। विवास घोष, হ্যাঁ স্যার বুঝতে डू পেরেছি। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. স্যার আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম না, এই যে পিডিএফটা ওটা কি ব্যাংকেই আমাকে দিয়ে দেবে আমাকে, না We নিজেকে? have to, you can download it, you can download it ফিল করে if দিয়ে you want ব্যাংকে to। দিতে হবে আমাকে? Do you want, अभी चाहिए तुम्हें, बोलो, प्रिंट करके दूँ? আমি বলছি স্যার এটা কি আমাকে ডাউনলোড করে কি আমাকে ব্যাংকে দিতে হবে ফুলফিল করে? अगर तुम डाउनलोड कर लेते हो तो तुम्हें लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है ना, तो बैंक से लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑब्वियसली ये बैंक में नहीं मिलता है, तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। ওকে। तो बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं, बैंक क्यों रखेगा, तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। जो लेजर जीएसटी के पोर्टल के अंदर, जीएसटी पोर्टल के अंडर मेंटेन होते हैं, जो लेजर जीएसटी पोर्टल के अंदर मेंटेन होते हैं वो कौन से फॉर्मेट में मेंटेन होता है? अच्छा तुमने अकाउंट्स में लेजर अकाउंट बनाए हैं? यस सर। लेजर में क्या दिखता है कि डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट जेब फॉर्मेट रहता है ना। तो वैसे ही जीएसटी पोर्टल के अंदर जो कैश लेजर रहेगा उसका तो कुछ फॉर्मेट रहेगा ना, फॉर्मेट रहेगा कि नहीं? वो कौन सा फॉर्मेट में रहेगा? पीएमटी जीएसटी पीएमटी 05 में। अच्छा थोड़ा देख लेते हैं जीएसटी पीएमटी 5 दिखते कैसे है। जीएसटी पीएमटी 05 देखो ऐसे दिखते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है? सीरियल नंबर।
उसके बाद क्या है, डेट ऑफ डिपॉजिट, किस डेट पर तुमने पैसा जमा किया है, टाइम ऑफ डिपॉजिट कौन से टाइम पर, रिपोर्टिंग बाय बैंक कौन से डेट पर बैंक ने रिपोर्टिंग किया है, नॉर्मली सेम ही होता है, बैंक डिपॉजिट, टाइम ऑफ डिपॉजिट, रिपोर्टिंग बाय बैंक। रेफरेंस नंबर, हर ट्रांजेक्शन का एक रेफरेंस नंबर मिलता है, देखोगे हर ट्रांजेक्शन का एक रेफरेंस नंबर होता है, वही रेफरेंस नंबर। टैक्स पीरियड कौन से मंथ में जमा करवाया है, टैक्स पीरियड मतलब कौन से मंथ में, मई के लिए या फिर सितंबर के लिए। डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सा टैक्स जमा करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन, अच्छा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है क्या, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन में दिखाना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, कुछ लिखा है डिस्क्रिप्शन में, अच्छा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना पड़ता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, डिस्क्रिप्शन में डिपॉजिट, डिपॉजिट कर रहे हो ना। अच्छा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, डेबिट या फिर क्रेडिट, डीआर और सीआर, अगर जमा होता है तो क्या होगा, डेबिट या फिर क्रेडिट, शेयर सीआर, क्रेडिट। ऐसे करके ऑटोमेटिक। तो उसके बाद अमाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड, अमाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड, सेंट्रल टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स के अंडर टैक्स इंटरेस्ट, सेंट्रल टैक्स के लिए कितना इंटरेस्ट, सेंट्रल टैक्स के लिए कितना पेनल्टी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेनल्टी, ऐसे करके। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कितना। अच्छा ये जो फॉर्मेट है ये डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं है, थोड़ा ये जो दिया हुआ है सिर्फ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स, ये एक जगह दिया हुआ है, ये कलम अलग अलग होना चाहिए, ये कलम अलग अलग होना चाहिए। ये कलम अलग अलग होना चाहिए। चलो तुम्हें अंदाजा लग गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसे दिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए फॉर्मेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए फॉर्मेट है जीएसटी पीएमटी 02। क्रेडिट लेजर में क्या दिखेगा, दिखेगा कि तुम्हारा आईटीसी कितना है, आईटीसी। जैसे ही तुमने 3B फाइल करके, 3B मतलब जिसमें तुम दिखाते हो कि मेरा कंसोलिडेटेड सेल इतना है, तुमने दिखाया कि मेरा उस मंथ का पूरा सेल है, जो सेल अमाउंट हो रहा है वो 10 लाख है, पूरा सेल, एंटायर अमाउंट ऑफ सेल दिखा रहे हो कि मेरा सेल है 10 लाख, और आईटीसी दिखा रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 3B में 2 लाख। तो जैसे ही तुम 3B फाइल करते हो तो उसमें जो आईटीसी तुमने दिखाया, उसमें जो आईटीसी तुमने दिखाया वो दिखने लगते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो फॉर्मेट रहता है वो पीएमटी 02 रहते हैं, ये तुम देखोगे पीडीएफ डाउनलोड करके, अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में दिखते हैं तो उस मंथ का कितना लायबिलिटी रहा है। लायबिलिटी सपोज तुमने दिखाया कि मेरे 3B में दिखाया कि मेरे लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, आउटवर्ड सप्लाई जो की है उसका लायबिलिटी है 10 लाख, तो वो किस में दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में दिखेगा, जो कि कौन से फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है, जीएसटी पोर्टल के अंदर पीएमटी 01। ठीक है। अच्छा कैश लेजर में जो तुम पैसा जमा करवाते हो टैक्स के लिए या फिर इंटरेस्ट के लिए या फिर पेनल्टी के लिए, अदर अमाउंट के लिए, वो यूज किया जाएगा टैक्स के लिए। अगर टैक्स के लिए जमा करवाए तो टैक्स के लिए यूज किया जाएगा, टैक्स पेमेंट के लिए, जैसे वॉलेट में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब क्या, वॉलेट,
अगर तुमने टैक्स के लिए जमा करवाया है तो टैक्स के लिए पे करोगे, जो अमाउंट इंटरेस्ट के लिए जमा करवाया है तो कोई इंटरेस्ट के लिए पे करोगे, जो अमाउंट पेनल्टी के लिए जमा करवाया है वो पेनल्टी के लिए पे करोगे। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो यूज किया जाता है किसके लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज किस लिए किया जाता है, आउटपुट टैक्स के पेमेंट करने के लिए, आउटपुट टैक्स एडजस्ट करने के लिए। और लायबिलिटी रजिस्टर में तो सिर्फ टोटल लायबिलिटी दिखता है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना है तो पूछो, बोलो। বিভাস ঘোষ কিছু জিজ্ঞেস করার নাই তো? তাহলে আমি 1 না স্যার জিজ্ঞেস করেন 2 3 স্যার ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজারটা আর একবার জাস্ট বলুন তো ওটা কিসের इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज लाइक पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट, यू ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू पेटीएम वॉलेट। तुम बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते हो। सिमिलरली जीएसटी पोर्टल में भी है, बैंक अकाउंट से जीएसटी का जो कैश लेजर है उसमें पैसा भेजो। किस लिए भेज रहे हो सकता है कि तुम टैक्स के लिए भेज रहे हो सकता है कि तुम इंटरेस्ट के लिए भेज रहे हो, या हो सकता है कि पेनल्टी के लिए भेज रहे हो। जिसके लिए भेज रहे हो उसी के लिए ही पेमेंट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस सर चलो, इसीलिए लिखा है कि क्रेडिटेड यूटिलाइज, क्रेडिटेड यूटिलाइज। चलो आज की इतना ही। थैंक यू